वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम चर्चा करते हैं इतिहास से लिए कुछ ऐसे आवश्यक इवेंट्स और फैक्ट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। इसके साथ हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। विद दिस आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 22 जनवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है वर्ष 1666 से, जब मुगल एम्परर शाहजहां हैड पास्ड अवे। शाहजहां का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और इनके पिता थे राजकुमार सलीम, जो बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इनकी माता का नाम था जगत गोसैनी। हालांकि शुरुआत में इनका नाम प्रिंस खुर्रम था, उन्होंने बाद में शाहजहां का नाम ग्रहण कर लिया था। वह जहांगीर के तीसरे पुत्र और राज्य संभालने के योग्य सबसे समर्थ भी थे। He was crowned on 14th Feb 1628 in आगरा। राजा बनने से पहले एक राजकुमार के रूप में भी उन्होंने डेक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली के गवर्नर का पद संभाला। शाहजहां was an able military commander and while still a prince, he was able to obtain the submission of Rajput state of मेवाड़, जो कि अकबर के द्वारा पूरा नहीं हुआ पाया था। Mewar then became a vassal of the Mughal Empire. As a king, Shah Jahan expanded the military and promoted the production of arms. उन्होंने कई टेरिटरीज को एनेक्स किया और उनका सबसे यादगार योगदान था विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट ताजमहल का निर्माण करवाना। इसको वर्ष 1632 में बनवाया गया था शाहजहां द्वारा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यह आगरा में स्थित है और ताजमहल वॉज नेम्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1982। Shahjahan also created many other architectural marvels, including the Pearl Mosque at Agra, the Red Fort, the Jama Masjid at Delhi, the Shalimar Gardens, and some other famous buildings in present Pakistan. He also got built the very famous Peacock Throne. इनकी मृत्यु वर्ष 1666 में आगरा शहर में हो गई थी। With this अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 1760 के साथ, when the battle of Vandi Vash, which was fought at a place called Vandavasi in Tamil Nadu, in which English forces had been victorious over the French forces. This battle was fought in the year 1760. Though the British and the French came to India for trading purposes, लेकिन ultimately ये दोनों ही भारत की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और यहाँ अपना डोमिनेशन और अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए इनके बीच में टफ राइवलरी बनी रही। The rivalry between them in India only reflected the traditional rivalry of England and France throughout histories. वॉन्डी वॉश की लड़ाई जनवरी 22, 1760 को भारत के इतिहास में कॉम्टे डे लाली के नेतृत्व में फ्रेंच और सर आयरे कोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध को थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक या फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेसिया इन 1756, द 7-year wars had started. दोनों ही ब्रिटेन और फ्रांस इस वॉर में ऑपोजिट साइड्स में थे। In 1758, the British Army under French General Count Thomas Arthur de Lally captured the English forts of Saint David and Vizianagaram in 1758. इसके परिणाम स्वरूप English inflicted heavy losses on the French fleet under Admiral D. Ashe at Masulipatam. The decisive battle of Third Carnatic War was won by English on January 22, 1760 at Vandi Vash, या फिर जिसको लोकल भाषा में वंदावसी भी कहा जाता है और जो तमिलनाडु में स्थित है। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले पौंडीचेरी को 8 महीने तक कॉम्ट डे लैली द्वारा बचाया गया था। With the loss of Pondicherry,
Jinji, and Mahe, the French power in India was reduced to its lowest. This battle ended with the Treaty of Peace of Paris in 1763. इस ट्रीटी के साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था और जिसके तहत पौंडीचेरी और चंदरनगोर फ्रांस को लौटा दिए गए थे, लेकिन इस शर्त पे कि वहां केवल व्यापारिक गतिविधियां ही हो सकती हैं. द फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वर्चुअली डिसअपियर्ड आफ्टर दिस वॉर एंड इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. विद दिस अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट क्या है, और ये संबंधित है वर्ष 1877 के साथ, जब प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम असम तरुण राम फूकन का जन्म हुआ था. तरुण राम असम के एक प्रमुख नेता थे. वह देशभक्त के नाम से लोकप्रिय थे. He was a prominent member of a political organization then named Assam Association till 1920. फूकन ने एक अहम भूमिका निभाई in forming the Assam branch of Indian National Congress known as Assam Provincial Congress Committee in 1921. The All India Congress Committee session was hosted by APCC for the first time in 1926 at Pandu in Guwahati. This was the 41st session of the INC और इसको प्रिसाइड किया गया था by S. Srinivasa Ingar. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था तो फूकन ने इसमें एक प्रमुख हिस्सा लिया और उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए असम के विभिन्न हिस्सों का दौरा भी किया. आफ्टर ब्रिटिश डिक्लेयर्ड कांग्रेस एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, तरुण राम वाज जेल्ड इन 1922 और उसी वर्ष उन्होंने आईएनसी का गया सेशन भी अटेंड किया था एंड ही सपोर्टेड द स्वराज पार्टी प्रपोज्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास. With this, the next fact of today is associated with the year 1909 when Burmese diplomat and third Secretary General of the United Nations, U Thant, was born. U Thant एक बर्मीज पॉलिटिकल डिप्लोमैट थे और 1961 से 1971 तक संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव रहे. He held the office for a record 10 years and 1 month. उन्हें 1961 में महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था जब उनके प्रीडिसेसर डैग हैमर्सजोल्ड की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी. अपने पहले कार्यकाल के दौरान थंट फैसिलिटेटेड नेगोशिएशंस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड सोवियत प्रीमियर निकिता Khrushchev during the Cuban Missile Crisis of 1962, जिसके परिणाम स्वरूप एक वैश्विक रूप की बड़ी आपदा टल गई. And later in the same year he also ordered Operation Grand Slam, जिसके अंतर्गत एक secessionist insurgency movement खत्म कर दिया गया था इन कोंगो. उन्हें 1966 में सुरक्षा परिषद के एक मत से महासचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया गया. And this time he oversaw the entry of several newly independent African and Asian states into the UN. इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965 और द गांधी पीस अवार्ड इन 1972. इसके अलावा इनको यूनाइटेड नेशंस प्राइज भी मिला था इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1973. अब अगर चर्चा करें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट की, सो द पर्सन हु इज कमांडिंग द पोस्ट इज द मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रमुख भी होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है. सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करी जाए तो वो थे ग्लैडविन जेब, हु वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. और अगर बात करी जाए वर्तमान समय की तो आज के टाइम में पोर्चुगीज के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो ग्यूटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और ये यूनाइटेड नेशंस के 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं. विद दिस अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, और ये संबंधित है 1968 वर्ष से, जब अपोलो 5 द फर्स्ट uncrewed flight of Apollo lunar module was launched by NASA. अपोलो 5, जिसको कि AS-204 भी कहा जाता है, was the first uncrewed flight of the Apollo lunar module, which would later carry astronauts to the lunar surface. It was launched on 22nd January 1968 with a Saturn 1B rocket.
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था टू टेस्ट द लूनर मॉड्यूल इन अ स्पेस एनवायरनमेंट। मिशन के एक एक्सपेरिमेंट को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको फायर इन द होल टेस्ट कहा जाता है। अपोलो लूनर मॉड्यूल या बस लूनर मॉड्यूल लैंडर अंतरिक्ष यान था जिसे यूएस अपोलो कार्यक्रम के दौरान चंद्र की कक्षा और चंद्रमा की सतह के बीच उड़ाया गया था। It was the first crewed spacecraft to operate exclusively in airless vacuum of space. अब अगर बात करें अपोलो प्रोग्राम की, that what was the Apollo program in general, तो ये एक सीरीज ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स एंड लैंडिंग ऑफ ह्यूमन ऑन लूनर सर्फेसेस का प्रोग्राम था, डिजाइन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नासा यूएस। ये भी आप जानते होंगे कि द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द मून वाज अपोलो 8। It circled around the moon in 1968, लेकिन it did not land on the moon. Or the first moon landing occurred only in July 20, 1969 on Apollo 11 mission. और इसके क्रू मेंबर्स तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंस और बज एल्ड्रिन। ये सभी अपोलो 11 के मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की सतह पे पहुंचे एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन वर द फर्स्ट टू पीपल टू एक्चुअली वॉक ऑन द लूनर सर्फेस व्हाइल माइकल कोलिंस रिमेन्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द मून। अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। और पहला सवाल यह कहता है विच मुगल एम्परर कमीशन्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। नई दिल्ली में किस मुगल सम्राट ने लाल किले का निर्माण करवाया था? Was it A अकबर या फिर B बाबर, C हुमायूं या D शाहजहां? Next question is, in which year was the Battle of Wandiwash fought? वांडीवॉश की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? हमने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा और जाना है कि किस प्रकार से ये थर्ड कर्नाटिक युद्ध भी कहलाता था। तो आपको बताना है किस वर्ष हुआ था ये युद्ध। Was it A 1761 और B 1760? Is the right answer 1759 or would it be D 1762? Third question is, who presided over the 41st session of INC at Pandu in 1926? 1926 वर्ष में पांडु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 41st सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली थी? A. S. श्रीनिवासा इयंगर, B. तरुण राम फुकन, C. माणिक चंद बरुहा या फिर D. सरदार पटेल? अगला सवाल है, हु वॉज द थर्ड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव कौन बने थे? ए. कोफी आनन, बी. ह्यू थंट, सी. बान की मून या डी. ग्लैडविन जेब? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू द मून? चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन कौन सा था? ए. अपोलो 5, बी. अपोलो 8, C. Apollo 11 या फिर D. Apollo 4? With all these questions and interesting facts हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। I sincerely thank all of you for being a part of today's session with us.